हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम फ्रांस काफ्का की फेमस नॉवेल द ट्रायल की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवेल में फ्रांस काफ्का ने हमें एक ऐसे इंसान के बारे में बताया है जो कानून के चंगुल में बुरी तरीके से फंस चुका है। उसे नहीं पता है कि उसका अपराध क्या है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। तो ट्रायल का मतलब होता है आजमाइश करना या किसी की परीक्षा लेना। तो उस इंसान की बहुत ही एक सख्त परीक्षा कानून ले रहा होता है और कैसे वो फंस चुका था, इसके बारे में इस नॉवेल में बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवेल के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये जो नॉवेल है ट्रायल, उसे विजनरी जर्मन लैंग्वेज राइटर फ्रांस काफ्का ने लिखा था। तो फ्रांस काफ्का एक जर्मन लैंग्वेज राइटर थे और वो बहुत बड़े विजनरी थे और उनके वर्क से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फ्रांस काफ्का के मरने के बाद ये जो नॉवेल थी वो पब्लिश हुई थी 1925 में। पोस्थुमसली का मतलब होता है किसी के मृत्यु के बाद। तो ये जो नॉवेल है ये काफ्का का बहुत ही एक मेजर इम्पोर्टेंट वर्क है, लेकिन कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक भी है, बहुत नेगेटिव भी है। और ये कहानी है जोसेफ के की, जो कि एक बैंकर था, एक बैंक में काम किया करता था और उसे एक बार एक कोर्ट द्वारा आदेश दिया दिया जाता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है और उसका क्राइम क्या है, उसका अपराध क्या है, उसे ये नहीं बताया जाता। उसे पता ही नहीं चलता कि उसने क्या किया है। ऑल्दो के अटेम्प्ट्स टू फाइट द इलॉजिकल एक्यूजेशन, तो ये जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है, उसे वो फाइट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये परप्लेक्सिंग लीगल सिस्टम, यानी ये जो कंफ्यूजिंग लीगल सिस्टम है, कानून का जो ये सिस्टम है, वो उसे बुरी तरीके से थका देता है। स्टेडिली वियर्स हिम, यानी वो बुरी तरीके से थक जाता है कोर्ट के चक्कर काटते काटते। तो ये जो ट्रायल नॉवेल है उसमें कई तरह के जॉनर्स के बारे में बात हुई है। फिर चाहे हम अब्सर्डिज्म की बात करें, अब्सर्डिस्ट फिक्शन या डिस्टोपियन फिक्शन की, तो अब्सर्डिस्ट फिक्शन इस तरह का एक जॉनर है जहाँ पर हम बताते हैं कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर उसका मीनिंग लिखा हुआ है, अब्सर्डिस्ट फिक्शन डील्स विद द आइडिया दैट लाइफ एंड यूनिवर्स हैव नो इनहेरेंट मीनिंग। तो अब्सर्डिस्ट फिक्शन कहता है कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है, जिंदगी भर हम अपने क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ह्यूमंस में सीक मीनिंग बट देर इज नो यूनिवर्सल आंसर टू व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। हम लोग अपने क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं लाइफ का, लेकिन यूनिवर्स के पास इसका कोई आंसर नहीं होता है। तो एक तो ये एक थीम है इस नॉवेल की, और जो दूसरी थीम है वो है डिस्टोपियन फिक्शन, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जो सोसाइटी है, समाज है, वो कितना खराब हो चुका है और कैसे इस समाज के कारण जो इंडिविजुअल्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लोग डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो इस तरह के जॉनर में टोटलिटेरियन रिजाइम्स दिखाई जाती हैं, ऐसे देश दिखाए जाते हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज दिखाई जाती हैं जो सिर्फ अपना ही रूल लोगों से मनवा रही होती हैं जबरदस्ती, और लोगों की आवाज को दबाया जा रहा होता है। इसके अलावा डीप क्लास डिवाइड्स, तो एक ऊंच नीच, जो लोअर अपर क्लास है, ये दिखाया जाता है, और सेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी कैसे लोगों के राइट्स को दबाया जा रहा है, ये सारी चीजों को डिस्कस किया जाता है। तो अब चलिए हम लोग इस नॉवेल की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हमें दिखाया जाता है जोसेफ के, जो कि एक कैशियर है बैंक में, जिसे एक सुबह दो मिस्टीरियस एजेंट्स, यानी दो लोग थे जो उसे अरेस्ट कर लेते हैं, जोसेफ के को, लेकिन वो उसे ये नहीं बताते कि उसका क्राइम क्या है, अपराध क्या है, उसे क्यों पकड़ा जा रहा है। ही इज नॉट थ्रोन इनटू प्रिजन पेंडिंग हिज ट्रायल। तो अब क्योंकि उसका केस चलेगा, इसीलिए तुरंत उसे जेल में नहीं डाला जाता, उसे अलाउ किया जाता है कि तुम अपने रोजमर्रा के जो काम है वो कर सकते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें कोर्ट बुलाएगा, कमिटी ऑफ अफेयर्स से तुम्हें आदेश आएगा, वैसे ही तुम्हें आना है अपनी हियरिंग के लिए। इसके बाद फिर जो जोसेफ के जहाँ रहा करता था, उसकी जो लैंडलेडी है, यानी वो एक रेंट पे रहा करता था एक घर में, तो जो वहाँ की जो लैंडलेडी थी, यानी कि ओनर थी,
जिसका नाम था फ्राउ ग्रुबाक, वो उसे कहती है कि शायद ये जो तुम्हारे ऊपर केस चालू हुआ है ना, वो इसीलिए चालू हुआ है क्योंकि तुम्हारी एक इमोरल रिलेशनशिप है अपनी पड़ोसी फ्राउलिन बर्सनर के साथ। तो फ्राउलिन बर्सनर एक उसी बिल्डिंग में दूसरे रूम में रहा करती थी, वो भी रेंट पे रहती थी। और जो लैंडलेडी है फ्राउ ग्रुबक, वो कहती है कि क्योंकि तुम्हारा चक्कर चल रहा है फ्राउलिन बर्सनर के साथ और इसीलिए तुम्हें पकड़ा गया होगा। लेकिन उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए जो के है, जोसेफ के, वो जाता है और फ्राउलिन बर्सनर को किस करता है। उसके बाद फिर वो उसे ये पता चलता है कि एक दूसरा लॉजर है, यानी एक दूसरा रेंटर है, यानी जो रेंट पे एक और आदमी रहा करता था, फ्राउलिन मॉन्टैग, वो अब फ्राउलिन बर्सनर के साथ रहने लगा है। और जोसेफ के को ये शक हो जाता है कि ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि जोसेफ के फ्राउलिन बर्सनर से दूर रहे, उसके पास ना आए। तो ये सब उसके साथ होता है। उसके बाद वो उसे आदेश मिलता है कि संडे के दिन उसे कोर्ट जाना है, लेकिन कौन से संडे या क्या टाइम पे जाना है या कौन से रूम में जाना है, ये सब उसे कुछ भी नहीं पता चलता है, कुछ भी नहीं बताया जाता है कि उसे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और कितने बजे जाना है। ही इज नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ द डेट, उसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ही इवेंचुअली लोकेट्स द करेक्ट रूम, लेकिन फिर भी वो करेक्ट रूम किसी तरीके से ढूंढता है। और ये जो करेक्ट रूम था जिसमें उसे जाना था, वो एक एटिक में होता है, एक किस्म का स्टोर हाउस टाइप का होता है, जहां पर बहुत ही कम वेंटिलेशन होता है, हवा तक नहीं आ रही होती है। तो जब वो वहां पहुंचता है तो उसे ये कहा जाता है कि तुम मीटिंग के लिए लेट हो गए हो, जबकि उन्होंने उसे कौन से टाइम पे आना है कुछ भी बताया नहीं था। तो तब जोसेफ के अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, ये सब झूठे आरोप हैं, ये सब बेसलेस हैं। लेकिन ये सब सुनकर जो अथॉरिटीज हैं, वहां पर जो जज वगैरह लोग बैठे हुए थे, वो और ज्यादा उससे नाराज होते हैं। सो ही नेक्स्ट ट्राइज टू क्विज द जज अबाउट द नेचर ऑफ हिज केस, बट द जजेस वाइफ अटेम्प्ट्स टू सेड्यूस हिम। तो उसके बाद फिर जोसेफ के जज को ही पूछने लगता है कि बताओ कि मेरे ऊपर तुमने ये जो मेरे ऊपर केस चल रहा है वो क्यों चल रहा है, मेरा क्या आरोप है। लेकिन तभी वो जो जज की वाइफ होती है, वो उसे अपनी तरफ सेड्यूस करने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उसके बाद जो जज है वो जोसेफ के को एक टूर पे लेकर जाता है, मतलब उसी बिल्डिंग में वो कोर्ट के ऑफिसेज वगैरह दिखाता है। और उसके बाद चीजें और भी ज्यादा बिजार यानी अजीब हो जाती हैं जब जो जोसेफ के है, वो दो लोगों से टकराता है, और ये वही लोग होते हैं जो उसे अरेस्ट करने के लिए आए थे उस सुबह नॉवेल के स्टार्ट में। तो वो देखता है कि एक तीसरा आदमी होता है जो उन दोनों इंसानों को जोर जोर से कोड़े मार रहा होता है। और जब जोसेफ के पूछता है कि तुम क्यों मार रहे हो, तब वो तीसरा इंसान बताता है कि वो उसे उन्हें क्यों मार रहा था। तो वो कहता है कि तुमने बुराई की थी इनके बारे में कि कैसे ये लोग बहुत ही हार्श तरीके से तुम्हारे साथ पेश आए हैं, इसलिए मैं इन्हें मार रहा हूँ। इसके बाद फिर जो जोसेफ के है वो उसे उसके अंकल मिलने आते हैं, और उसके अंकल को बहुत चिंता थी उसके केस के बारे में, उसके ट्रायल के बारे में। और इसीलिए उसके अंकल यानी अपने उसके जो अंकल आए थे, वो जोसेफ के को हर होल्ड नाम के एक लॉयर से मिलवाते हैं, अ, जो कि हमेशा अपने बेड पर लेटा हुआ रहता है, शायद उसे कोई प्रॉब्लम थी। और उसका ध्यान एक बहुत ही जवान नर्स रख रही होती है जिसका नाम लेनी होता है। तो ये जो लेनी है वो भी एक कैरेक्टरलेस टाइप की औरत होती है, और वो जोसेफ के को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। और जब जोसेफ के अंकल को पता चलता है कि के ने उस औरत के एडवांसेस को एक्सेप्ट कर लिया, यानी वो भी उससे सेड्यूस हो गया, तो अंकल को बहुत गुस्सा आता है। और वो उसे ऐसा लगता है कि ये इस तरह की हरकतें करेगा तो शायद इसका इसके केस में ये हार ना जाए। Realizing that Huld is an unreliable advocate for his cause, Kay seeks the help of Tito Raleigh, the court painter. तो जब जोसेफ के को लगता है कि जो लॉयर हल्ड है, जिससे उसके अंकल ने उसे मिलवाया है, वो उसका केस ठीक तरीके से नहीं लड़ पाएगा, तो जोसेफ के टिटो रली के पास जाता है, जो कि कोर्ट का पेंटर होता है, कोर्ट में पेंटिंग की हुई थी उसने। तो टिटो रली कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वो कहता है कि जो केस, ये जो पूरा प्रोसेस है केस चलने का, ये लोगों के अगेंस्ट है, फेवरेबल नहीं है, और तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत साल लग जाएंगे
इस केस से बाहर आने में, क्योंकि ये एक चक्रव्यूह है। सो जोसेफ के डिसाइड करता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन खुद करेगा, यानी अपना केस खुद लड़ेगा, उसे अब किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है। और जब वो हुल्ड को डिसमिस करता है, यानी कि वो कहता है कि उसे हुल्ड की ज़रूरत नहीं है, वो अपना केस खुद लड़ेगा। और जब वो वहाँ से आ रहा होता है तो उसे रूडी ब्लॉक नाम का एक हुल्ड का क्लाइंट मिलता है, जो के को कुछ एडवाइस देता है। वो कहता है कि उसका खुद का केस ही 5 साल से चल रहा है, और इन 5 सालों में उसने अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर चाहे पैसा हो, बिजनेस हो, या उसके मॉरल्स यानी वर्च्यूज हो, यानी कि वो भी लेनी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व था। लेटर एट वर्क, के इज आस्क्ड टू शो एन इटालियन क्लाइंट अ लोकल कैथेड्रल। बाद में जब वो काम पे गया होता है, तब उसे ये कहा जाता है कि एक इटालियन क्लाइंट था, और उस इटालियन क्लाइंट यानी जहाँ के काम किया करता था जिस बैंक में, वहां से उसे आदेश आता है कि एक इटालियन क्लाइंट है, तुम उसे एक पास ही के चर्च में ले जाओ, उसे चर्च देखना है। तो एक लोकल कैथेड्रल को देखने के लिए के उस इटालियन क्लाइंट को ले जाना चाहता है, लेकिन वो जो क्लाइंट था वो टाइम पे आता नहीं है। उसकी जगह उस चर्च का एक पादरी आ जाता है, एक प्रीस्ट आता है, और जोसेफ के से कहता है कि वो प्रिजन चैपलेन है, यानी कि जेल में लोगों को, जो कैदी हैं, उनको उपदेश देने का काम करता था वो प्रीस्ट। तो जो प्रीस्ट है वो के से कहता है कि तुम्हारा जो केस है वो ठीक नहीं चल रहा है, और अब सभी लोग तुम्हें गिल्टी मानते हैं, यानी कि तुमने कुछ किया हो चाहे ना किया हो, सभी लोग तुम्हें गुनहगार मानते हैं, गिल्टी मानते हैं। और उसके बाद वो जो चैपलेन है, यानी वो जो प्रीस्ट था, वो जोसेफ के को एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सी स्टोरी सुनाता है, पैरेबल सुनाता है। इसके बाद फिर अगले ही दिन जोसेफ के का अगला बर्थडे आता है, 31st बर्थडे होता है उसका, यानी पूरा 1 साल बीत गया था। और उसके बाद फिर दो आदमी आते हैं, शायद वही आदमी जो पहले उसे अरेस्ट करने के लिए आए थे, और उसे बाहर लेकर जाते हैं। और जैसे ही वो उसे बाहर लेकर जाते हैं, उनके पास एक चाकू होता है, जो उसके शरीर में, उसके हार्ट में घोंप देते हैं, और वहीं पर वो मर जाता है। और आखिर में वो कहता है लाइक अ डॉग, यानी मुझे एक कुत्ते की तरह इन लोगों ने मार दिया। तो इस तरीके से जोसेफ के वहीं पर मर जाता है, और आखिर में स्टोरी के हम यही देखते हैं कि एक कानून के चक्रव्यूह में फंसकर एक इंसान की कैसी दुर्दशा हुई। और यहीं पर ये जो नॉवेल है वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।